Okay. So let me again explain what is this Z test. See, it is almost similar to your T test. इसलिए एक या दो एग्जांपल से भी आपको टेस्ट समझ में आ जाएगी. Where the only change in the formula is what? In T test we will consider the standard deviation of sample, but in case of Z test we'll consider the standard deviation of population. तो यहाँ पे सिग्मा और एस में ही डिफरेंस आपको दिखाई देगा. फॉर्मूला भी सेम है, वन सैंपल का फॉर्मूला और टू सैंपल का फॉर्मूला दैट यू हैव टू प्रिपेयर. ओके, फॉर वन सैंपल योर फॉर्मूला इज लाइक दिस. So for one sample your formula is x bar minus mu upon sigma upon root n, and for two independent sample x1 bar minus x2 bar upon sigma into under root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. And what is the range? Hello, sir. Yes Sir, starting from okay. Okay, we'll understand more from the examples only, but ठीक है. So Z test में basically क्या है? Okay, so let me explain in a simple language. Okay, what is the condition on number of sample space? That n must be greater or equal 30. तो number of elements in a sample space must be greater or equal 30. पहली condition. Next क्या है? बोलो. Next क्या चाहिए? हाँ? Standard deviation of population must be known. Correct na? Okay. So this is your Z test. Z test कौन से केस में आप अप्लाई करने वाले हो? When the number of elements in a sample space greater or equal 30 and we have given the standard deviation of population. Okay. फिर इसके बाद इसमें दो केसेस है. One is one sample. अगर आप एक ही सैंपल के लिए चेक कर रहे हो तो क्या होगा? एंड टू सैंपल. ओके, तो इसको भी कैसे देखना है? एट देन आपके पास एक पॉपुलेशन है, दिस इज योर होल पॉपुलेशन. इनमें से आप एक ही सैंपल ले रहे हो, उसके लिए टेस्ट कर रहे हो. ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो पॉपुलेशन है उनमें से आप दो सैंपल ले रहे हो, टू इंडिपेंडेंट सैंपल, इसलिए दोनों में इंटरसेक्शन नहीं ले रहा हूं कुछ भी. ठीक है, so this is my sample S, this is my sample S1, this is my sample S2. So one sample Z test क्या है? Z is equal to x bar minus mu upon anyone standard deviation upon root n. Correct ना? Yes. Okay. ये one sample का फॉर्मूला और two sample का फॉर्मूला क्या है? Can you tell me? x1 bar minus x2 bar upon sigma under root of 1 upon n1 plus 1 upon n2. अब ये फॉर्मूला, ओके, इनमें सबको सारे नोटेशन पता होने चाहिए. x बार क्या होता है? व्हाट इज x बार? मीन ऑफ सैंपल. ठीक है, म्यू क्या होता है? मीन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, सिग्मा क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, एंड n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैंपल. डन, ये हो गया पहला पार्ट. ठीक है, एंड इन बोथ केस, जैसे कि पहले केस में, इसमें H0 आप क्या डिफाइन करते हो? व्हाट इज योर H0? देयर इज नो सिग्निफिकेंट difference between mean values of sample and population. मतलब इसका सिंपल मीनिंग क्या है? H0 आपका क्या है कि सैंपल का जो मीन है और पॉपुलेशन का जो मीन है बोथ आर इक्वल. ओके, या एज्यूम करते हो H0 से. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? x बार इज इक्वल टू म्यू. और यहां पे आप क्या करते हो? एज्यूम दिस टू सैंपल्स आर, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन दिस टू सैंपल. मतलब x1 बार इज इक्वल टू x2 बार. ये होता है इस केस में H0. यहां तक समझ में आ रहा है?
एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? जो भी पार्ट आपको इसमें से नहीं समझ में आ रहा, आप इमीडिएटली बोलो. इज देयर एनी वैल्यू विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? इज देयर एनी वैल्यू विच यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग? है क्या? बोलो. टेल मी आइदर इन यस और नो. है क्या ऐसी कोई वैल्यू जो आपको इसमें अभी नहीं समझ में आ रही है? ओके. अभी इसके आगे आप क्या करते हो, आपको बस ये देखना है कि एच नॉट आपका ट्रू है या फॉल्स है. मतलब आपको एच नॉट एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. ओके, ये बस आपको डिसाइड करना है. तो उसके लिए देयर आर सम कंडीशंस, ये मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं. अगर आप 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ जाते हो, ये क्वेश्चन में मेंशन होता है, ये आपको लेने की जरूरत नहीं है. इफ यू आर गो विथ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड अगर आपकी z की वैल्यू इस रेंज में आती है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है. सिंपल वे में याद रखो. अगर आप 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ जाते हो और अगर आपकी z की वैल्यू इस रेंज में आती है तब आपको उसको एक्सेप्ट करना है. लेट मी टेक दिस लेटर ऑन. अभी कोई डाउट है z टेस्ट में? क्लियर? नाउ लेट मी एक्सप्लेन द होल प्रोसेस विद वन एग्जांपल. ठीक है, अलग एग्जांपल लेता हूं जिससे जल्दी क्लियर होगा. क्वेश्चन अच्छे से देखो और देन आफ्टर दिस यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस. अ सैंपल ऑफ 400 मेल. उन्होंने खुद बोला कि ये सैंपल है, तो यानी इक्वल टू क्या है? 400. सो अ सैंपल ऑफ 400 मेल स्टूडेंट इज फाउंड टू हैव मीन हाइट. तो उसमें मीन क्या है? 67.47. Can it be reasonably regarded as a sample from large population with mean height 67.39? उनका कहना क्या है कि ये सैंपल, ये इस सैंपल का मीन और जो पॉपुलेशन का मीन है कि जो 67.39 है, ये दोनों इक्वल है या नहीं. कैन इट बी? सो कैन इट बी कंसिडर एज अ सैंपल ऑफ द होल पॉपुलेशन? आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? और whether these two values are significantly equal. significant का मीनिंग होता है एग्जैक्टली इक्वल नहीं चाहिए, बट आपको पता है यार nearly equal, it means whatever result that you can find for a sample, that same results you can study for population also. पूरे population पे वर्क करने की जरूरत नहीं है, उस सैंपल पे आप वर्क कर सकते हो. There is no significant difference between mean values of x, mean values of sample and mean values of population. इस केस में वो सैंपल आपको वही रिजल्ट देगा जो सैंपल के, जो पॉपुलेशन के लिए आपको मिलने वाला है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब कुछ क्यों कर रहे हो तो समझ में आ रहा है. क्या होता है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, पूरे पॉपुलेशन के लिए कोई भी रिजल्ट चेक करना पॉसिबल होता ही है. फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा क्लास है और मुझे रिजल्ट चेक करना है. ओके, बट मैं 60 स्टूडेंट का नहीं करने वाला हूं क्योंकि उसमें मेरा ज्यादा टाइम जाएगा. मुझे विद इन अ मिनट आई वांट दैट रिजल्ट कि मेरा रिजल्ट कैसा है. तो मैं क्या करूंगा, इनमें से 10 स्टूडेंट रैंडमली सिलेक्ट करूंगा, तो दैट बिकम माय सैंपल. क्लास में से 10 स्टूडेंट में रैंडमली सिलेक्ट करूंगा और फिर मैं इनका रिजल्ट चेक करूंगा या इनका एवरेज चेक करूंगा. इनका एवरेज और पॉपुलेशन का एवरेज अगर इक्वल आता है तो मैं क्या बोलूंगा, व्हाट इज माय कंक्लूजन? This 10 student itself represent the whole population. Yes or no? Yes or no? अगर इनका रिजल्ट वर्स्ट आता है तो पॉपुलेशन का भी रिजल्ट वर्स्ट आएगा. इनका रिजल्ट, if my result is good, if sample result is good, the population result is also good. तो आप क्या कर रहे हो बेसिकली, यहाँ पे जो सैंपल आप ले रहे हो ना वो सिग्निफिकेंट है कि नहीं, whether that sample is significant or not, whether it means whether that whole population is represented by the sample or not, ये आप चेक कर रहे हो. ओके, तो वही उनका क्वेश्चन था. जो सैंपल का मीन था और ये जो पॉपुलेशन का मीन है, ये whether these two values are significantly equal or not, और there is no significant difference between these two values. मतलब आपको ये चेक करना है कि ये significantly equal है कि नहीं. significant का मीनिंग ये नहीं होता कि दोनों exactly equal चाहिए. सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या होता है, मतलब आप देखो ना 67.47 और 67.39 तो आपको दिखाई दे रहा है कि ऑलमोस्ट इक्वल है वो, तो आप जा सकते हो इस सैंपल के साथ. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंटली इक्वल. ओके, तो वो आप चेक करने वाले हो यहाँ पे जेड टेस्ट है. और आपके पास एक और इंफॉर्मेशन है, सेम पॉपुलेशन के लिए वी हैव गिवन अ स्टैंडर्ड डेविएशन व्हिच इज 1.30. सो एवरीथिंग इज गिवन जो मैंने यहाँ पे लिखा है. यूज जेड टेस्ट फॉर्मूला x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n.
x bar is 67.47 minus 67.39, sigma is 1.30, your n is 400, use the formula, your value is 1.2308. और अभी मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया था, अगर आप ये रियल, अब ये किसके लिए चल रहा है, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में अगर आपकी z की वैल्यू -1.96 एंड 1.96 में आती है, इन बिटवीन आती है, तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट करोगे। अभी मुझे ये बोलो 1.23 whether this value lies in between this range, आ रही है कैसे में आ रही है, Yes, sir. so 1.23 somewhere here, ओके तो इसका मतलब आप क्या करोगे, वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस। तो इसका मतलब आप इस सैंपल के साथ जा सकते हो, यू कैन यूज दिस सैंपल टू चेक एनी रिजल्ट और पॉपुलेशन। डन, इतना ही तो क्वेश्चन है। क्लियर? एनी डाउट नाउ इन दिस क्वेश्चन? क्लियर हो गया सबका? यस और नो? Yes, sir. ओके चलो ये इससे पहले या लेट मी टेक दिस क्वेश्चन, एक और लेता हूं। चलो, इन अ नेशनल यूज वोकैबुलरी टेस्ट इज नोन टू हैव मीन स्कोर 68, ओके एक, हाँ, एंड अ स्टैंडर्ड डेविएशन इज 13। अभी मुझे ये बोलो, इन अ नेशनल यूज, ये नेशनल अब मतलब ये स्टैंडर्ड डाटा आपके पास है, सो वेदर दिस डाटा रिप्रेजेंट पॉपुलेशन और सैंपल, ये पॉपुलेशन का एक ही सैंपल का डाटा है, आप रेड करके आप मुझे बोलो पॉपुलेशन का इन नेशनल यूज, ये इन जनरल उनका स्टेटमेंट है कि मीन स्कोर आता है 68 और स्टैंडर्ड डेविएशन आता है 13, इसलिए मीन मतलब म्यू 68 एंड सिग्मा होगा आपका 13। फिर उसके बाद उनका स्टेटमेंट क्या है, अ क्लास ऑफ 19। तो अभी समझ में आ रहा है, अभी वो सैंपल ले रहे हैं, नाउ दे कंसीडर द सैंपल, अ क्लास ऑफ 19 स्टूडेंट टेक्स n is equal to 19 takes the test and has a mean, तो उनका जो मीन था वो था 65। ठीक है, कुछ तो क्वेश्चन रह गया है, तो आगे कुछ तो रहेगा, and now to check whether there is a significantly difference between these two mean or not, okay वो रह गया है, कुछ तो add, ओके ये मैं इसे भी ऐड करता हूँ, टेस्ट दिस सैंपल विद 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस LOS। ठीक है, ये मैं बस स्टेटमेंट ऐड करता हूँ। आप सैंपल को आपको टेस्ट करना है, टेस्ट करना मतलब कैन वी कंसीडर दिस सैंपल टू रिप्रेजेंट दिस पॉपुलेशन, ओके। तो अभी आप पहले क्या एज्यूम करोगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू ऑफ सैंपल एंड मीन वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन। तो ये नोट आप थ्योरेटिकली लिखो चाहो तो, मैंने तो यहाँ पे ऐसे लिखा है कि ये एक्चुअली इसकी जगह पे बेटर होगा आप अगर ये ऐसे लिखते हो, x बार इज इक्वल टू म्यू, दैट विल बी मोर इजी। देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यूज ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन। दिस इज योर इनिशियल स्टेटमेंट। नाउ विल चेक, ओके तो z टेस्ट यूज करो, z इक्वल टू x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, x बार की वैल्यू है, म्यू की वैल्यू है, सिग्मा की वैल्यू है, n की वैल्यू है, एवरीथिंग इज देयर, योर वैल्यू इज -1.006। और आपकी रेंज क्या है, 5% के लिए रेंज क्या थी, -1.96 टू 1.96। तो कहां पे आ रही है वैल्यू, वेदर दिस वैल्यू लाइज इन दिस रेंज, इस रेंज में है क्या ये वैल्यू, yes or no, whether this value lies in this range -1.96 to 1.96 है क्या इस रेंज में, Yes. हाँ तो somewhere here -1.0 है ना, 006 और 006। so this z lies between in this range, therefore we accept this hypothesis, null hypothesis मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, we accept this null hypothesis at 5% of level of significance। ऐसे सारे क्वेश्चन है आपको, ओके जस्ट गिव मी 1 मिनट, but I have to take this or not। The mean value of a certain production process is known to be 50 and standard deviation is 2.5। just let me give me 1 minute। तो म्यू गिवन है, सिग्मा गिवन है,
द प्रोडक्शन मैनेजर में वेलकम एनी चेंज इन मीन वैल्यू टुवर्ड्स हायर साइड, ओके, towards the higher side, but would like to be safeguard against decreasing the values of mean. He takes sample of 12 atoms that gives mean value of 48.43 in production manager on the basis of sample result. Okay, okay. This is the question on 2 days, so that I don't want to take. ठीक है, क्योंकि अभी इसमें भी आपका कंफ्यूजन हो रहा है, so it's better to stick with these 2 questions. ठीक है, prepare these 2 questions. Okay. And now let me start the last process. ठीक है, जितने मैं ले रहा हूँ ना आपको उसके सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे. आई डोंट वांट टू मेक दिस टॉपिक डिफिकल्ट एंड इट्स हैविंग अ स्ट्रांग वेटेज, इसलिए जितना आपको समझ में आ रहा है उतना ही मैं रखने वाला हूँ फाइनल एग्जाम में. ठीक है, एंड नाउ लेट मी टेक द लास्ट मेथड. ठीक है, एंड ये आपको 100% इजी जाएगी. और इसका पहले मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से इस मेथड में आप क्या, ओके, नाउ जेड टेस्ट और टी टेस्ट के जितने भी एग्जांपल मैंने लिए थे, स्टिक टू दोस एग्जांपल्स, उससे पैरेलली क्वेश्चंस आपको आएंगे. ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट 1 टेल और 2 टेल का जो मैंने रिजल्ट दिया था. ओके, अभी तक मैं वो ऐड नहीं कर रहा. अगर कोई लेक्चर आ जाता है सो इफ आई एक्सप्लेन देन ओनली आई विल ऐड इन द सिलेबस. राइट नाउ जितना मैंने लिया उतना आप कंसीडर करो. नाउ द लास्ट टेस्ट इज काई स्क्वायर टेस्ट. इस पे ज्यादा क्वेश्चन आपको रहेंगे. ओके, काई स्क्वायर टेस्ट में आप बेसिकली क्या करते हैं वो मैं एक्सप्लेन करता हूं पहले, फिर आपको इसका रोल समझ में आएगा. एज्यूम करो मेरे पास 600 स्टूडेंट्स हैं. ओके, मेरे पास 600 स्टूडेंट्स हैं और मुझे इन स्टूडेंट को 6 क्लासेस में डिवाइड करने. So can you tell me what is the expected distribution? What is the expected distribution? आपके हिसाब से क्या होगा? आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे? What is expected? This is my question. What is expected? करेक्ट ना? आप क्या करोगे? हर एक क्लास में 100 स्टूडेंट को ऐड करोगे. करेक्ट? करेक्ट और नॉट? This is expected ना? अगर मुझे 600 स्टूडेंट को 6 क्लासेस में डिवाइड करना है, so what I am expecting on in each class there must be 100 students. So this is the expected value. This is the expected value. और मैं आपको क्या दूंगा? I will give you the observed value. ये मैं आपको दूंगा. क्वेश्चन में रहेगी. For example, like say 90. Let me check. Someone is want to join. ओके, अभी मैं आपको ऑब्जर्व वैल्यू दूंगा. ये मैं खुद आपको देने वाला. लेट मी टेक 80, 70, 60, 90, 80 और आपको ये चेक करना है, ओके, वेदर दिस ऑब्जर्व वैल्यू गिव्स द सफिशिएंट फिट टू दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉट. वेदर इट गिव्स यू अ गुड फिट और नॉट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Whether it gives a good fit, okay, or not, ये आपको चेक करना है. मतलब ये जो डाटा आपके पास मैंने दिया है, क्योंकि पहले क्लास में 100 एक्सपेक्टेड था बट आपने 90 ऐड किए, नेक्स्ट में भी 100 था आपने 80 ऐड किए, नेक्स्ट में 100 था आपने 70 ऐड किए, नेक्स्ट में 100 था आपने 60 ऐड किए, नेक्स्ट में 100 था आपने 90 ऐड किए, फिर 80 ऐड किए. सो वेदर इट इज सफिशिएंट, मतलब कैन वी कंसीडर इट एज अ गुड फिट और नॉट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर. हाँ, तो ये जो ऑब्जर्व वैल्यू है, ये ऑब्जर्व वैल्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू से फिट हो रहे हैं कि नहीं. ओके, कैन वी कंसीडर दिस एज अ गुड फिट? गुड फिट का मीनिंग क्या? एग्जैक्टली फिट नहीं चाहिए, एग्जैक्टली फिट नहीं चाहिए, बट इज इट अ गुड फिट फॉर दिस गिवन डाटा और नॉट, वो आप चेक करोगे. अभी कौन सा गुड फिट नहीं होगा वो आपको मैं बोलता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर ऐसे पहले क्लास में मैं 0 डालता हूँ, फिर मैं 200 डालता हूं, फिर मैं 0 डालता हूं, फिर मैं 200 डालता हूं, फिर मैं 0 डालता हूं, फिर मैं 200 डालता हूं. कैन इट बी अ गुड फिट? कैन इट बी अ गुड फिट अकॉर्डिंग टू यू? नो सर. नो ना, क्योंकि मैंने इस टाइम में एक क्लास में तो ज्यादा 0 ही आइटम डाले मैंने. ओके, तो यहाँ पे क्या एंश्योर आप कर रहे हो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डाटा. यहाँ पे आप क्या एंश्योर कर रहे हो? जो भी वेदर दैट डिस्ट्रीब्यूशन of data is in a good fit or not.
दैट यू कैन चेक. अभी आप बोलोगे सर ये चेक कैसे कर सकते हैं? ओके, ये आप चेक कर सकते हो काई स्क्वायर टेस्ट. यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये इट लुक गुड फिट. आई एम नॉट सेइंग इट्स एग्जैक्ट फिट. ये एग्जैक्ट फिट नहीं कर रहा है आपको, क्योंकि यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 90 मिल रहा है, यहाँ पे 100 था, यहाँ पे 80 मिल रहा है, बट इट लुक अ गुड फिट. इट लुक अ गुड फिट. वी कैन गो विद दिस फिट. ठीक है, बट ये अगर मैं लेता हूँ, अरे ये पॉसिबल नहीं है, ये कहाँ पे 0, कहाँ पे 200, यू कैन गो विद दिस फिट. ओके, ये आप चेक करने वाले हो काई स्क्वायर टेस्ट में. ओके, सो जस्ट 1 मिनट. हेलो, हाँ हाँ बोलो. हाँ ठीक है. ओके, नाउ लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स. आपको समझ में आ जाएगा फिर. जस्ट 1 मिनट. Yes. So this process, chi-square test, okay, this chi-square or goodness, this test is also called as goodness of fit. आप ये चेक कर रहे हो कि जो फिट, जो ऑब्जर्व वैल्यू है, whether those observed values gives you a good fit or not. यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो? जो ऑब्जर्व वैल्यू, ये आपको मैं देने वाला हूं. Don't worry about this values. ये जो observed values है, whether this observed values gives you a good fit or not, that you can check using chi-square test. ठीक है? Okay. It is not working. So if the sample data do not fit the expected properties of a population that we are interested in, then we will not want to use this sample to draw conclusion about the larger population. तो इसमें उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है, अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसका आप एक सैंपल ले रहे हो, ठीक है, और वो अगर सैंपल आपके गिवन पॉपुलेशन को फिट नहीं कर रहा है, whatever the requirement, okay, अगर उसको फिट नहीं कर रहा है, मे बी आप उस सैंपल को रिजेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, दैट इज द स्टेटमेंट. ठीक है. Okay, for example, let me take one more example. Consider experiment of tossing a coin 100 times. ये आपको पता है. Consider experiment of tossing a coin 100 times. आप 100 टाइम कॉइन को टॉस कर रहे हो. Can you tell me what is the expected values? आपको expected क्या है? In general ना? What is the expected values? हाँ? What is expected? अगर आप 100 टाइम टॉस कर रहे हो, जो जनरली आपको नहीं मिलता, but what is expected? अरे बोलो, what is expected? 50 times you must get head and 50 times you must get tail. यही आप एक्सपेक्ट करते हो ना, कॉइन से आप एक्सपेक्ट करते हो. मिलता है क्या वैसे? नहीं मिलता है. ओके, बट जिस केस में आपको नियरली वैल्यूज मिलेंगे, जैसे कि जिस केस में आपको नियरली वैल्यूज मिलेंगे, जैसे कि 60-40 है, ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज माय गुड फिट. तो अगर इसके जगह पे मुझे 60-40 भी मिलता है, आई कैन गो विद दिस, आई कैन गो विद दिस. बट अगर मुझे 90-10 मिलता है, कैन इट बी अ गुड फिट? कैन इट बी अ गुड फिट? यस और नो? नो. ये ज्यादा वर्स्ट रिजल्ट देगा आपको. ओके, जो आपको एक्सपेक्टेड था उससे वो नियर भी नहीं है. सो इट विल नॉट गिव अ गुड रिजल्ट व्हिच यू वांट. बट दिस एटलीस्ट यू कैन गो विद दिस experiment because it is nearly equal to the expected fit. ठीक है, ये आप यहां से चेक करने वाले हो, बाकी कुछ नहीं है इस मेथड में. ठीक है, सो वही मैंने नीचे दिया है. इफ द ऑब्जर्व वैल्यू इज फर्दर अवे फ्रॉम 50-50, जो आपके ऑब्जर्व थे, जब आप एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाते हो ना, तब अगर आपको जो रिजल्ट मिलता है, इफ दैट रिजल्ट इज फार अवे फ्रॉम द 50-50 चांस, द डाटा इज लेस फिट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू. And we might conclude that the coin is not actually a fair coin. मतलब उस केस में you cannot go with that particular result. Okay. And now let me tell you the procedure. कैसे ये सब कुछ चेक होगा. Sorry. So the first part is set up a hypothesis.
नल हाइपोथेसिस यहाँ पे आपको सेटअप करना है, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे, एंड इसका यहाँ पे भी मीनिंग वही है। The null hypothesis assumes that there is no significant difference between observed and expected values. इस अप्रोच से आप जाने वाले हो। मैंने आपको पहले बोला कि नल हाइपोथेसिस मतलब दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये आप याद रखो। दिस इज द मीनिंग ऑफ नल हाइपोथेसिस। सो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, एंड ऑब्वियसली द अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होगा आपका, देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब आप इसको चेक करने वाले हो। ओके, so now calculate the value of chi-square, find the value using chi-square test. तो chi-square का ये formula है, this is the chi, okay, and square, so we consider this as a chi-square value, okay, this is the chi-square value. So its formula is summation I runs from 1 to n OI minus EI square upon EI. Can you tell me, or can you identify what is this OI and what is this EI? Can you try? क्या हो सकता है OI और क्या हो सकता है EI? OI क्या हो सकते हैं? ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व वैल्यू, ये आपको मैं गिवन ही दूंगा, अनएक्सपेक्टेड कुछ केसेस में आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन सब एक्सपेरिमेंट एक्सपेक्टेड वैल्यूज आर स्टैंडर्ड। अगर मुझे 600 स्टूडेंट को 5 या 6 क्लासेस में डिवाइड करना है तो माय एक्सपेक्टेड वैल्यू इज 100 इन ईच क्लास। अगर मुझे 600 स्टूडेंट को 3 डिवीजन में डिवाइड करना है, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू? 600 स्टूडेंट को 200 ईच, मुझे 3 डिवीजन में डिवाइड करना है, व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड वैल्यू? 200। तो इसलिए इफ यू एक्सपेरिमेंट दिस एक्सपेक्टेड वैल्यू इज नॉट गिवन, तो वो आपको लेके क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना है। बट ऑब्जर्व वैल्यू इन एवरी क्वेश्चन दिस ऑब्जर्व वैल्यू इज गिवन। ठीक है, हाँ, सो यू हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, आपको एक chi स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब इसके आगे हाउ यू चेक वेदर दिस h नॉट इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, यहाँ पे भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू मैं आपको देने वाला हूँ, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, chi स्क्वायर याद रखो, ये जो chi स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे डिपेंड करती है। तो ये आपको वैल्यू में दूंगा डायरेक्टली क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, so if this table value is greater than the calculated value, we accept that null hypothesis. If it is less than, we reject the null hypothesis. Don't worry about the equal case, okay, it will not happen here. ठीक है, so if it is greater than, we accept, table value is greater than, then we accept, otherwise we reject. Now let me take a simple example on this. And now here is the number of observation, df is the degree of freedom, which is n minus 1, alpha is the level of significance. ठीक है, now let me take one example. Example आपको क्विकली समझ में आ जाएगा। A nationalized bank utilized 4 windows to give fast service to the customers. On a particular day, 800 customers were observed. मतलब 800 customers were visited to these 4 windows. Okay, they were given service at a different windows as follows. ठीक है, window 1 में there are 150 customers. विंडो 2 में देर आर 250 कस्टमर्स, विंडो 3 में देर आर 170 कस्टमर, विंडो 4 में देर आर 230 कस्टमर्स। ओके, क्वेश्चन क्या है? हाँ सॉरी, हाँ शायद कुछ तो फिर से रह गया नीचे। सो चेक वेदर दिस गिव्स अ गुड फिट टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू और नॉट। वेदर इट इज अ गुड फिट, दैट इज द क्वेश्चन, वेदर इट इज अ गुड फिट, whether it is a good fit। ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, whether it is uniformly distributed, whether this data is uniformly distributed over windows or not। significantly में expected है कि यहाँ पे equal way से वो distribute होगा, but nearly अगर वो uniformly distribute हो रहा है that we can consider। ठीक है, okay, तो ये आपके observed values थे। Can you tell me what is the expected value? आपको क्या expected था? What is the expected value on each window? 200 each. 200 each. 200 each. 200, 200 and 200। तो यहाँ पे कहीं पे 150 आ रहा है, कहीं पे 250 आ रहा है, कहीं पे 170 आ रहा है, कहीं पे 230 आ रहा है। अभी आप ये स्टैटिस्टिकली चेक करोगे कि कैन वी गो विद दिस और नॉट। मतलब आपको पता है कि अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो 4 विंडो में, या उन्होंने जो 4 विंडोज पे जो डिवाइड किया था, दे कैन गो विद दिस, दे कैन गो विद दिस।
क्योंकि कस्टमर्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मतलब ये नहीं होता हमेशा कि यहाँ पे 200 आता है तो ही वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट इट इज सिग्निफिकेंटली इक्वल टू दिस। ये आप स्टैटिस्टिकली चेक कर सकते हो कि वेदर दिस ऑब्जर्व डाटा इज सिग्निफिकेंटली इक्वल टू दिस एक्सपेक्टेड डाटा और नॉट। तो पहले आप क्या एज्यूम करोगे, आप ये स्टेटमेंट लिखो या उसका ही अल्टरनेटिव स्टेटमेंट क्या होता है। पहले आप क्या एज्यूम करोगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू। आप ये मान के चल रहे हो आगे कि ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 200 150 200 250 200 170 200 250, लेट अस assume these two are almost similar, ठीक है। and now we'll check whether this statement is correct or not। जो आप assume करके जा रहे हो ना कि इन दोनों में कोई इतना डिफरेंस नहीं है, वो करेक्ट है कि नहीं, ओके, सिग्निफिकेंटली whether they differ or not, okay, so that will check statistically, ठीक है। तो उसके लिए पहले आपको एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी चाहिए जो अभी आपने कैलकुलेट करके दैट यू कैन कैलकुलेट इजीली। यहाँ पे गिवन नहीं था क्वेश्चन में, बट आपने कैलकुलेट किया है और ये मेरी टेबल बॉटम पे रख दिया है जो क्वेश्चन में गिवन था। दिस इज द ऑब्जर्व वैल्यूज, ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन ही रहेंगे। नाउ लेट कैलकुलेट दी काई स्क्वायर वैल्यू। काई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, ऑब्जर्व 150 माइनस एक्सपेक्टेड। क्या एक्सपेक्टेड था 150 की जगह पे 200, सो 150 माइनस 200 क्या आता है, बोलो, माइनस 50 इट्स स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड, मतलब क्या आएगा नीचे 200। पहला पार्ट समझ में आ रहा है। नेक्स्ट 250 माइनस 250 इट्स स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड 200। थर्ड 170 माइनस 200 अपॉन 200। नेक्स्ट 230 माइनस 200 अपॉन 200। समझ में आ रहा है कैलकुलेशन काई स्क्वायर का। ऑब्जर्व वैल्यू माइनस Yes, sir. अरे इसमें क्या डिफिकल्ट है, आई एम नॉट गेटिंग व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग सिंपल लॉजिक। व्हाट इज दिस, O1 माइनस E1 अपॉन E1 i इक्वल टू 1 पे। नेक्स्ट O2 माइनस E2 अपॉन E2। नेक्स्ट O3 माइनस E3 अपॉन E3। नेक्स्ट O4 माइनस E4 अपॉन E4। कितने ऑब्जर्वेशन थे, 4 ही है ना। O1 क्या होता है, ऑब्जर्व वैल्यूज मींस दिस O1 O2 O3 O4, ये ऑब्जर्व वैल्यूज है जो क्वेश्चन में गिवन थे, ये एक्सपेक्टेड था आपको। सो दिस इज E1 E2 E3 E4, करेक्ट। नाउ यू कैन चेक, अभी देखो, नाउ यू कैन चेक O1 150, ओके, यहाँ पे स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर, हर एक का स्क्वायर। अब क्या होता है, ऐसे याद रखो, नो प्रॉब्लम। नाउ कैन चेक, अभी आ रहा है समझ में। 150 माइनस 200 माइनस 50 स्क्वायर अपॉन E1 इज Yes, sir. 200, ठीक है। इतना बस याद रखो, ऑब्जर्व वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू उसका स्क्वायर अपॉन एक्सपेक्टेड वैल्यू। दिस यू हैव टू रिपीट फॉर ईच एलिमेंट। डन, समझ में आ रहा है अभी। Other students, especially direct secondary students, okay, are you getting this point now? Okay. Yes, sir. So this value is 34. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now this value is 34 और ये वैल्यू मैं आपको डायरेक्टली ब्रैकेट में देने वाला। ओके, तो टेबल की वैल्यू आपके पास ब्रैकेट में क्या है, 3.841। डोंट वरी अबाउट दिस, अभी इसमें ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, वी हैव वेरी लेस टाइम टू कंप्लीट आवर सिलेबस। ओके, सो ये आपको मैं डायरेक्टली ब्रैकेट में देने वाला हूं, आपको इसके साथ कंपेयर करना है। सो हियर यू कैन सी द टेबल वैल्यू इज लेस, तो व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, कैन इट बी अ गुड फिट, कैन इट बी अ गुड फिट, और ये H0 आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या होगा आपका कंक्लूजन। अगर टेबल वैल्यू ज्यादा आता है, इफ टेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन द कैलकुलेटेड वैल्यू, तो आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो। इफ टेबल वैल्यू इज लेस, आप क्या करते हो, रिजेक्ट करते हो ना। यस और नो। इफ टेबल वैल्यू इज लेस, देखो ना प्रीवियस स्लाइड में लेके जाता हूं, क्या दिया था मैंने यहाँ पे, इफ टेबल वैल्यू इज लार्जर वी एक्सेप्ट, इफ टेबल वैल्यू इज लेस वी रिजेक्ट, ठीक है। सो टेल मी नाउ योर कंक्लूजन हियर। गोइंग स्लो, Not listed. हैंग हो गया, प्लीज वेट।
हाँ, सो व्हाट इज योर कंक्लूजन हियर? रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना है? टेबल वैल्यू इज लेस, तो आप क्या करोगे? वी रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस. ओके, वी रिजेक्ट दिस हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. ये कहां से लिखा है मैंने? स्टैंडर्ड वैल्यू में यहाँ पे 0.05. इसका मतलब होता है 5% के साथ में जा रहा हूं. यहाँ पे अगर 0.01 आता है तो 1% के साथ में जा रहा. ठीक है, तो आप मुझे ये बोलो, सो कैन इट बी अ गुड फिट? इसको आप बोल सकते हो क्या गुड फिट? आपने रिजेक्ट किया हाइपोथेसिस, सो कैन इट बी अ गुड फिट? Can it be a good fit? No, sir. No, it is not a good fit. No. ठीक है, ये तभी गुड फिट होता है अगर आप इसको एक्सेप्ट कर दे तो. ठीक है, ओके. नाउ लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल. अभी शायद आप इसमें सर द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन -1. लेट मी शो यू दैट आल्सो. सर द 2df होता है ना फैक्टर. हाँ, एक मिनट. हेलो. हाँ, लेट मी शो यू. ये ना थोड़ा स्लो है सिस्टम. हाँ, नहीं, यहाँ पे ये तो रॉन्ग है. ये कितना चाहिए था? काय स्क्वायर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब नंबर ऑफ दिस विंडोज -1. तो कितना आएगा यहाँ पे? 3 ना. ये था, मैंने ये लिखा था काय स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम कॉमा अल्फा. ये मैंने लिखा है प्रीवियसली. सो नाउ देयर आर 4 ऑब्जर्वेशन और 4 विंडोज और 4 डिस्टिंक्ट वैल्यूज. जितने डिस्टिंक्ट वैल्यूज है वही आप काउंट करते हो, उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करते हो. हाँ, तो यहाँ पे 4 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? बोलो. 3 ना. n-1 होता ना डिग्री ऑफ फ्रीडम. वो 2 नहीं था, अगर कहीं पे आपको दिखाई दे रहा है. आई डोंट नो वेयर यू फाइंड दैट 2, बट वो 2 नहीं है. डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1, सो इट इज 3 है ना. अल्फा इज 5% मतलब 0.01. ये वैल्यू गिवन होगी क्वेश्चन में, तो वो मैंने करेक्ट कर दिया. इज इट क्लियर नाउ? यस सर. ओके, प्रीटी वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी फिर से एक्सप्लेन करता हूँ इफ यू हैव प्रॉब्लम विद दैट. ओके, फिर से एक और क्वेश्चन लेते हैं. अमंग 64 ऑफस्प्रिंग्स ऑफ सर्टेन क्रॉस बिटवीन गिनी पिग्स 34 were red, 10 were black, 20 were white. Okay, this is the observed value. 64 ऑफस्प्रिंग्स थे, उनके लिए 64 ऑफस्प्रिंग के लिए देयर आर 34 रेड. ठीक है, 10 were black and 20 were white. Okay, and don't worry about this value. ये आपको मैं बोल रहा हूँ, ये गिवन ही होगा. ठीक है, so यहाँ पे so basically we have this 3 information. Red are 34, black are 10 and white are 20. This is the observed values. So we have given this 3 information, इसलिए आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3 - 1 means 2. Okay, next is उसके आगे रेडी करते हैं. ये आपके ऑब्जर्व वैल्यूज थे टोटल 64 के लिए. उन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू जेनेरिक मॉडल दिस नंबर्स शुड बी इन द रेशियो. जेनेरिक मॉडल मतलब उनका क्या कहना है? स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेड क्या है? सो दिस नंबर मस्ट बी डिवाइडेड इनटू दिस रेशियो 9:3:4. सो कैन यू डिवाइड दिस 64 इनटू 9:3:4? कैसे होता है वो? बोलो. Those are your expected values. हमेशा याद रखो, ऑब्जर्व क्वेश्चन में ही गिवन होता है. एक्सपेक्टेड आपको कैलकुलेट करना है कुछ क्वेश्चन में. सो यू टेल मी हाउ यू डिवाइड दिस 64 इनटू दिस रेशियो. पता है कि नहीं है? 64 को मुझे इस रेशियो में डिवाइड करना है. कैसे करूंगा मैं? 64 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा पहले केस में? नहीं पता ही आपको? ओके, दोज हु डोंट नो, 9 डिवाइडेड बाय क्या है? सम इसकी 9 + 3 + 4 क्या है? हाँ, व्हाट इज द सम ऑफ दिस? 16. तो आपको करना क्या है? 9 डिवाइडेड बाय टोटल सम मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू. नेक्स्ट, अभी 9:3 ना, सो 3 से डिवाइड करने के लिए 3/16 into this and 3/16 into 4. This, okay,
So this will divide this 64 in the ratio 9:3:4. Sorry, 4. ये याद रखो फॉर्मूला. ओके, जिस भी रेशियो से डिवाइड करना है. आप ये बोलो मुझे 50 को आप 1:2 रेशियो में कैसे डिवाइड करते हो? 50 को 1:2 रेशियो में आप कैसे डिवाइड करते हो? सॉरी, 1:1. 1:1. What is the 1:1 ratio of 50? ये क्या चल रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सिंपल एग्जांपल से. नहीं यार पता था, फॉर्मूला याद रखो. बट व्हाट आई एम डूइंग, लेट मी टेल यू. मुझे ये बोलो 50 को मुझे 1:1 रेशियो में डिवाइड करना है, तो क्या आंसर आना चाहिए? 50 को 1:1 रेशियो में डिवाइड करना, तो आंसर क्या आना चाहिए? 25 आना चाहिए ना. यहाँ पे 25 और यहाँ पे 25. तो बेसिकली आप क्या करते हो? 22. हाँ, 1 अपॉन इसकी सम क्या है? 2. सो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50. सेकंड में भी 1 अपॉन, हाँ. सो कैन यू टेल मी हाउ यू डिवाइड 50 इन द रेशियो 1:2? कैसे करोगे? 1/3 मल्टीप्लाई बाय 50 एंड 2/3 मल्टीप्लाई बाय 50. अभी समझ में आ रहा है कैसे डिवाइड करते हैं 1:2 रेशियो में? इज दिस क्लियर? 9:3:4. तो वो पहले आ जाएंगे, नीचे उनकी सम 9 + 3 + 4 divided by that number. In this way you can divide that number into the ratio of 9:3:4. So let me show you that first. ये थे आपके ऑब्जर्व वैल्यू जो उन्होंने दिए यहाँ पे. ठीक है, बेसिकली वी हैव गिवन दिस डाटा 34, 10 and 20. 34 are red, 10 are black, 20 are white. Okay, now according to generic model, so the expected values are divided in the ratio of 9:3:4. So 9/16 multiplied by 64, 3/16 multiplied by 64, 4/16 multiplied by 64. You will get these values. तो ये अभी आपके एक्सपेक्टेड वैल्यूज है. तो इसको ट्रीट करो O1, इसको ट्रीट करो O2, इसको ट्रीट करो O3. This is my E1, this is my E2, this is my E3. Okay, and let me come to the calculation. Let me do the calculation. Right? So this is O1, O2, O3, E1, E2, E3. तो फॉर्मूला क्या होगा आपका? O1 minus E1 square upon E1. Next, O2 minus E2 square upon E2. Next, O3 minus E3 square upon E3. You can check. अब ये समझ में आ रहा है कैलकुलेशन सबको? Y36 square and 16 in the denominator, and then difference is O1 minus E1. क्या आएगा? O1 minus E1. बोलो. O1 minus E1. क्या आएगा डिफरेंस? 34 minus 36 is -2 ना? Then it's square. Sorry, 34 रॉन्ग किया क्या मैंने कहीं पे? ये रॉन्ग हुआ है ना? हाँ, it must be -2. So 34 minus 36 -2 square. Next, 10 minus 12 -2 square. Next, 20 minus 16 4 square. करेक्ट है अभी ये? Yes or no? शायद -4 हवा -2 कुठे काय झालं? कहाँ पे? Is this correct? O1 minus E1. Yes, sir. 34 minus 36 is -2. No, correct. Correct है ना अभी? Okay. So this value Yes, is. sir. Yes, sir. हाँ, you can calculate this. कैलकुलेशन आप चेक करो एक बार. तो ये वैल्यू आती है 1.4444. और काई स्क्वायर की जो स्टैंडर्ड वैल्यू थी जो मैं आपको रेडीमेड देने वाला हूँ, दैट वैल्यू इज 5.991. तो काई स्क्वायर की मतलब टेबल की वैल्यू ज्यादा है, देयरफॉर वी एक्सेप्ट दिस नल हाइपोथेसिस. तो ये जो ऑब्जर्व वैल्यूज थे ना, दे आर ऑलमोस्ट इन द रेशियो ऑफ 9:3:4. सिग्निफिकेंटली दोज आर ऑलमोस्ट इन द रेशियोज ऑफ 9:3:4. मतलब इन दोनों में इतना कुछ डिफरेंस नहीं है. ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है. अगर 5% के साथ में जाता हूं, अगर 5% एरर के साथ में जाता हूं, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं है. करेक्ट? दिस इज माय फाइनल कंक्लूजन. नाउ इस पे एमसीक्यूज किस टाइप के आने वाले, लेट मी क्विकली टेक दोस एमसीक्यूज एंड देन
we can say that we have covered all the possible topics from unit 4. Okay, let me read quickly. A bank utilized three teller windows to render service to a customer. On a particular day, 600 customers were served. If the customers are uniformly distributed over the counters, expected number of customers served on each counter is, बोलो 600 को आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करना है ऑन अ 3 सेल. सो व्हाट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू? एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड है? हाँ, क्या एक्सपेक्टेड है? 200. क्या एक्सपेक्टेड है? ऑब्वियसली 200 ईच. 200. करेक्ट. सो योर आंसर इज बी. था क्या कुछ क्वेश्चन में? एक्सपेक्टेड ही पूछा था, जो आपको मैंने इनिशियली भी एक्सप्लेन किया था. नेक्स्ट, 200 digits are chosen at random from a set of table. Okay, the frequency of digits are given. Just 1 minute. Okay. So 200 digits are chosen at random from a set of table. The frequency of digits are as follows. Okay, digit 0 की frequency है, 1 की ये है, like that. Okay. ऐसे आपके पास 200 digits थे, ठीक है. तो ये सम क्या आएगी? Obviously ये सम क्या आएगी? 200 आएगी ना. The expected frequency, पहले ये बोलो क्या होगी expected frequency? आप क्या expect कर रहे थे? Each digit must have which frequency? 20 ना, क्योंकि टोटल कितने डिजिट है? 10 डिजिट है. जीरो से अगर आप काउंट करते हो तो टोटल देयर आर 10 डिजिट, है ना. टोटल देयर आर 10 डिजिट. तो आपको क्या एक्सपेक्टेड था कि हर एक डिजिट की फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए? 20. तो इसलिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है? 20. नेक्स्ट क्या बोला? डिग्री ऑफ फ्रीडम. ऐसे कितने डिजिट है? डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कभी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं होता. ये आपके पास डाटा पे डिपेंड होता है. कितने वैल्यूज का डाटा आपके पास है? 10 वैल्यूज का आपके पास डाटा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा? यानी 10. सो व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम? 10. 9 ना. 10 - 1 होता है. डाटा कितने वैल्यूज का डाटा है? 10 वैल्यूज का. सो दैट वैल्यू -1. सो व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी आई थिंक. 20 and 9. ओके, ये यहाँ पे 21 है. नेक्स्ट, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ पी ब्रीडिंग द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आर. आप हमेशा इसे याद डालो. ऑब्जर्व मतलब 222, O2 is 120, O3 is 32 and O4 is 150. Done. And the expected frequencies, let me write E1 323, E2 81, E3 81 and E4 40. Then the chi-square. अभी आप बोलोगे 3 क्या है? 3 क्या है? ये भी उनका नोटेशन है. chi-square 3. मेरे आपको बोला था देयर आर 2 नोटेशन. एक होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक होता है अल्फा. उन्होंने बस डीएफ का ही दिया है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो. 4 वैल्यूज थे, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आने वाला है. तो आपको कैलकुलेट करना है chi-square की वैल्यू. क्या है फॉर्मूला? O1 - E1 square upon E1. Next, O2 - E2 square upon E2. Next, O3 - E3 square upon E3. Next, O4 - E4 square upon E4. हो जाएगा ये? Can you do this? Option A 382.502. Thank you for the answer. ऑप्शन ये आ रहा है ना, तो आप चेक करो. 382 करेक्ट है. 382.502. डन. नेक्स्ट, उन्होंने दिया है O1 is given 5, O2 is given 10, O3 is given 15, E1 is given क्या है वो 10 ईच है. सो E2 भी 10, E3 भी 10. कैलकुलेट chi-square. तो chi-square क्या आएगा? O1 - E1 square upon E1 plus O2 - E2 square upon E2, O3 - E3 square upon E3. So which option is correct? क्या है किसने ये? You can check this. 5 - 10. Option D. Option D ना? डी.
ओके डन। तो यही क्वेश्चन आने वाले हैं, सो डोंट टेक एनी बर्डन ऑफ दिस टॉपिक। नेक्स्ट, नंबर ऑफ बुक इश्यूज ऑन अ 6 days of week excluding Sunday which is the holiday are given. Okay, 3, 4, 5, 6 and the expectation is 120 each. तो यहाँ पे ऑब्जर्व वैल्यूज गिवन, ये कैलकुलेट नहीं करके दे रहा हूँ मैं। 120, O2 is 130, O3 is 110, O4 is 115, O5 is 135 and O6 is 110 आपको कैलकुलेट करना है, और E1 120 each है। So EIs, all EIs are 120. I equal to say 1 to 6. It is 120. So calculate का square, done. तो आप ही करो, है ना? तो ये आपके लिए भी दे रहा हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट भी सेम ही है, समझ में आएगा अब ये क्वेश्चन। दिस इज O1, दिस इज E1. कैन यू डू इट? यस और नो? कैन यू डू इट? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। नेक्स्ट, ये तो लिया हमने 9:3:4 में डिवाइड कैसे करना है। ये एक्सपेक्टेड कैलकुलेशन मतलब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन है। सो 9 बाय बोलो टोटल कितना है, कैलकुलेट करो। 20, 30, 64 है टोटल, इनकी एडिशन 64 है ना, तो टोटल 64 है। उसको 9:3:4 में डिवाइड करना है। सो 9 बाय 13, 16, so 9 by 16 multiplied by 64, ये थी फर्स्ट वैल्यू। 9 by 16 9 by नहीं 3 by, so 3 by 16 multiplied by 64, ये थी आपकी सेकंड वैल्यू, एंड 4 by 16 multiplied by 64, ये आपकी थर्ड वैल्यू। डन। ऐसा एक और क्वेश्चन, कैन यू टेल मी इन दिस केस टोटल 500 स्टूडेंट है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज आर गिवन, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आर इन दिस रेशियो, कैन यू टेल मी फर्स्ट वैल्यू 4 by what? 200. 4 by 10 into 500. हाँ, ये थी आपकी फर्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट 3 by 10 into 500, नेक्स्ट 2 by 10 into 500, नेक्स्ट 1 by 10 into 500. Complete this. Which option is correct? Option C. Option C. लास्ट वैल्यू से आप चेक कर सकते हैं, है ना? 50 आ रहा है। डन। Just 1 minute. हेलो, हाँ बोलो ना, प्रॉब्लम क्या है मेरी लेक्चर? हाँ तो एक 10 मिनट में कॉल, हाँ 10 मिनट में कॉल। So in experiment on keep reading, the observed frequencies are given and theory predicts that the frequency should be in proportional. Same question है अभी, है ना? इस proportion में वो चाहिए था। Can you tell me what is the first value? अभी आप मुझे बोलो क्या क्या करना है। You tell me what is the first expected value? This is my question. Tell me E1, क्या करना होगा? Use your logic. Use your logic and tell me the first value. बोलो। Okay. एडिशन कर लो पहले से गए। हाँ, okay. इन सबके एडिशन जो होगी that will be the total value. So what is the total value? Total frequency क्या है? क्या है total frequency? ऐड करो ना, 2 2 2 प्लस ऐड करके मुझे बोलो। 524. हाँ? क्या है वो? 524. मुझे बात 524। ओके, सो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी है 524, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे 8 बाय 10 13 ना, ठीक है? डन। ये था आपका E1। नेक्स्ट होगा 2 बाय 13 आप मल्टीप्लाई बाय 524, नेक्स्ट सेम होगा 2 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 524, सेम ही आने वाला है वो, एंड देन 1 बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 524। डन। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? Option C. Option C. सी। Done. So इतना ही आपको प्रिपेयर करना है chi-square टेस्ट में, ठीक है? Now let me just quickly summarize the whole content. Tomorrow also we have one lecture. So in that lecture I focus more on the exam pattern and we'll take few questions on this topic also. Okay? ये भी मैं कुछ topics इसके लेने वाला हूँ just for a revision. Okay? But जितना मैंने लिया है last unit में उतना ही आपको प्रिपेयर करना है. Don't compare your syllabus with the other branch. ठीक है?
क्योंकि it's only 2 credit course, so we have freedom where what to keep and what to not. Yeah. So at the end, just remember from a last unit you have to prepare Z test, T test, this chi-square test. chi-square के MCQs मेरे पास थे इसलिए मैंने वो ले लिए सारे. इसके आपको प्रॉपर क्वेश्चन प्रिपेयर करने, सो आई विल शेयर फ्यू मोर एग्जांपल्स और कंटेंट में आपसे शेयर करने वाला हूँ. एंड लास्ट जो होगा सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन पे आप बस ये आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन से सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, क्लस्टर है या स्ट्रेटा है, लाइक दैट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन. तो बस वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, इतना ही आपको लास्ट यूनिट के लिए प्रिपेयर करना है. ये ज्यादा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये सारे, ठीक है, एंड वेरी लेस मैथमेटिकल कैलकुलेशन इज देयर. सो बट इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. इफ यू फाइंड, अगर आपको फिर भी कहीं पे डिफिकल्टी लग रही है ना, तो एक और लेक्चर हमारे हाथ में, प्लीज कम विद योर डाउट्स. ओके, तो एटलीस्ट अगर नहीं भी पॉसिबल हो रहा है कल के लेक्चर में, आई कैन कंडक्ट वन मोर लेक्चर ऑन योर डाउट्स ओनली. बट कम अप विद सम डाउट्स. कुछ ना कुछ तो आपको अभी पता होना चाहिए कि यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है बट ये अच्छे से नहीं समझ में आ रहा है. सो कम अप विद योर डाउट्स, स्पेशली डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, यू फोकस मोर ऑन नाउ द मिड टर्म एग्जामिनेशन. Okay, later on we'll take some lectures for the remaining 3 units also, maybe in a revision mode. Okay, I can understand with very short time you have to prepare for the examination, but right now your total focus must be on first 2 units, okay, which is there for your midterm examination, and then we'll focus the next 2 units. ठीक है, क्योंकि अभी इमीडिएटली आप एग्जाम दे रहे हो तो अभी ज़्यादा फोकस आप वहीं पे करो. ओके, and I will share this this solve questions also. Okay, anything else from your, any doubt from your side? We'll have one more lecture tomorrow, so I'm expecting. So we'll be discuss in detail about the course कि कैसे आपको प्रिपेयर करना है, कौन सी यूनिट पे कितने क्वेश्चंस आएंगे. In detail I will give you, so don't worry about that. तो आपको उससे भी समझ में आएगा कि कहाँ पे आपको कितना फोकस करना है. ठीक है, so we'll clear everything. So एक बाउंड करके ही मैं आपको देने वाला हूँ, तो उस अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करो. ठीक है. So if you have a doubt, you can ask me. Otherwise, you can leave this. I think we have next lecture immediately. So I don't want to